नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो अर्धांगवाद के पेशेंट आते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करके आज का लेक्चर शुरू करूंगा। हमारे पास जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं ना जिनको पैरालिसिस हो गया है, तो पैरालिसिस होना मतलब उनकी सेवा करना। अब सेवा हर तरह से केयर करना, सेवा करना, ये हम लोगों को करना ही पड़ता है। वैद्य लोगों को भी करना पड़ता है और घर के परिवार को भी करना पड़ता है। और इसका कैसा है कि पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है कि उसके शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा है। तो हमें ना हिम्मत नहीं हारना है, हमें कोशिश करना है। मैं अभी दिख रहा हूँ आप लोगों को? आप लोग को शायद मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं। कुछ तो मेरे इसमें जूम में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नहीं दिख नहीं रहे सर। कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं बाद में उसको ठीक कर दूंगा। तो आप बस मेरा बात सुनते रहिए। अगर ये ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर मुझे 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये ना कुछ तो अभी क्या है ना, मेरे को इतना जूम चलाने नहीं आता। 1 मिनट बस रुकिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू करता हूँ। नहीं हो रहा है, अभी मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। नहीं आ रहा है मेरे को, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। कल तो आ रहा था पूरा अच्छे से। नहीं हो रहा, ठीक है, अभी मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, जब हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे। तो हम हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना पैरालिसिस के, अर्धांगवाद के, तो बहुत हर तरह से दुर्बल होते हैं, कार्यहीन होते हैं, और कोई भी काम नहीं करने वाले होते हैं, और बहुत लाचार ऐसे पेशेंट आते हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक तो उनको उस तरह से निकालना है, हमें पैरालिसिस से निकालना है, और दूसरा उनको दूसरा तीसरा अटैक ना है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। और अर्धांगवाद के कारण शरीर पे क्या होता है कि बोलना, चलना, कोई भी मूवमेंट करना, ये सब खराब हो जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है, वो डिपेंडेंट रहता है, उसको दुबलापन आ जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाता है। तो जब भी अर्धांगवाद होता है तो उसका क्या हेतु रहता है, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्षयात्मक संप्राप्ति सबसे पहले रहता है, क्योंकि ब्रेन में कहीं ना कहीं एट्रोफिक चेंजेस, इश्चेमिक चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है एक जगह, और ये फिर इसके वजह से ये हो जाता है, मतलब अर्धांगवाद ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुओं का क्षय ऐसा हमें सबसे पहले दिखाई देने लगता है। उनका खाना पीना और चलना फिरना ये सब ना बिगड़ जाता है, ये सबसे पहले हमें दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो सप्त धातुओं में जो पोषण होना चाहिए वो अच्छे से पोषण नहीं हो रहा है, और उल्टा विकृत विरुद्ध अन्न का सेवन हो रहा है। तो विरुद्ध अन्न का सेवन होगा तो आम की उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगी तो फिर वो स्त्रोतरोध हो जाएगा, स्त्रोतरोध होगा तो ये एक समय ऐसा भी आता है कि रक्त वाहिनियां जो रहती हैं वहां पे आर्टेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन आने लगती है, और ब्रेन में जाके ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वो भी इश्केमिक चेंजेस लाता है, नेक्रोस्ट हो जाते हैं। और एक और होता है कि जब बीपी हाई हो जाता है और रक्तवाहिनी फूट जाती है, हेमरेजिक शॉक होता है, और रक्तवाहिनी फूटने के बाद क्लॉट फॉर्मेशन होता है और पैरालिसिस होता है। अगर राइट साइड में होगा ब्रेन में तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस, लेफ्ट में होगा तो राइट साइड में होगा, ये भी हो जाता है। तो इसका विरुद्ध अन्न ये भी एक हेतु रहता है कि हाई बीपी हो रहा है, और धातुओं का पोषण जो हो रहा है विकृत स्वरूप में हो रहा है। तीसरा कारण बताया है कि शरीर से ज्यादा मेहनत का काम करना, अति श्रम करना, जितना हमारा ताकत नहीं है उससे ज्यादा का मेहनत करना। और दूसरा है कि कंटिन्यू मन पे आघात होना, कोई ऐसी बातें होना लाइफ में जो हमको पसंद नहीं है लेकिन वो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो यह भी एक कारण हो सकता है मेंटल जो है डिस्टरबेंसेस। और मन जो है होता है कभी कभी कुढ़ता है, अंदर ही अंदर कोई चीज मन के खिलाफ बातें हो जाती हैं, कुढ़ता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा है कि दुख को निकाल ना पाना, दुख को मन में ही रखना, यह भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत ज्यादा विचार करना, कंटिन्यू सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, एक ही चीज को बार बार सोचते रहना और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये ऐसा चीज हो जाना। उसके बाद में जो शरीर जो है ना वो कुछ अलग लग रहा है और दिमाग जो है वो हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग उड़ गया, इतना ज्यादा विचार करते हैं, वायु का प्रकोप हो जाता है, यह कारण हो सकता है। उसी तरह से जो लोग नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, नमक अति लवण का सेवन करते हैं, जो डालडा का सेवन ज्यादा करते हैं, जो चीनी का सेवन ज्यादा करते हैं, और तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, घी में और तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, मिक्सचर या फरसान बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और चावल भी बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, अति मात्रा। सबको चावल साथ में होता है ऐसा नहीं है, जिसको साथ में ठीक है, जैसे बंगाल के लोग चावल खाते हैं, साउथ इंडिया के लोग चावल ठीक है, लेकिन दूसरे लोग जिनको साथ में नहीं वो चावल बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो ये सब में क्या क्या मेन कारण होता है, ये सब तो हो गया हेतु। इसके वजह से अति स्थौल्यता आती है, मोटापा बहुत ज्यादा आता है, हाइपर टेंशन होता है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अति स्थौल्यता की वजह से भी ये जो स्ट्रोक रहता है, अर्धांगवात, पैरालिसिस, अटैक, वो आने के चांसेस रहते हैं। हाइपर टेंशन की वजह से भी होते हैं। डायबिटीज पेशेंट को भी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रक्त वाहिनियां सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। और ब्रेन पे बहुत ज्यादा सोच विचार करके बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा सोचना, ये अगर ध्यान नहीं दिया कि स्थूलता पे ध्यान नहीं दिया, बीपी पे ध्यान नहीं दिया, और डायबिटीज पे ध्यान नहीं दिया, ब्रेन पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रह रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये 100% है कि पैरालिसिस का अटैक आना जरूरी है, वो आता ही आता है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का भी एक कैपेसिटी होता है कि हम कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई भी चीज को, उसका भी एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, फिर आप लोग कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा, कुछ हेतु आप लोगों को मालूम है पैरालिसिस के पेशेंट में, कुछ ऐसा हेतु है तो आप लोग बताइए। वीना मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? वीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए प्लीज मैम। हाँ, क्रोध, मानसिक जी क्रोध भी हो सकता है ना, स्ट्रेस। जी, और बताइए डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने और क्या देखा है? प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम सर, बताइए। सर जनरली सर पैरालिसिस के जो भी पेशेंट आते हैं उसमें मेन कॉज तो हाइपरटेंशन ही होता हैगा। और हाइपरटेंशन किन कारणों से बढ़ रहा है तो वो सब आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। इसमें रूप चाहर का सेवन हो गया, और रात्रि जागरण भी हो गया, और जो मानसिक तनाव है, क्रोध है, चिंता है, भय है, ये सारे कारण होते हैं। उसके कारण बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने से फिर पैरालिसिस होता है। और एक चीज और देखी है कि
कई बार मतलब शुगर का भी मैंने देखे हैं कि अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज है तो उससे भी कई बार इन्फाक्ट होते मैंने देखा है। तो ये 2-3 कारण ही मेन रहते हैं सर, और बाकी तो सब बता ही दिया आपने पूरे हेतु। जी सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है? आरती मैम, आदित्य सर, कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कि मेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा? मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे आ नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बाद में देखूंगा। आप बताइए सर, आदित्य सर, हरिहर सर, कुछ पैरालिसिस का हेतु आप लोगों को मालूम है? इसके अलावा जो मैंने बोला उसके अलावा बोलिए सर, हरिहर सर बताइए। सब अभिघात जन्य होता है। अभिघात जन्य भी होता है, बराबर होता है, हाँ, इसके वजह से भी होता है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? पैरालिसिस के पेशेंट आपने देखा होगा? नहीं, ठीक है। तो अभी हम लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने हेतु पे बात किया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे अपना वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे क्षमा करिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये आने वाला होता है पैरालिसिस का अटैक, अर्धांगवात, तो क्या क्या चीजें हो सकता है? तो सबसे पहले भ्रम होता है, चक्कर आता है बहुत ज्यादा। फिर क्लम होता है, मानसिक थकावट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है पेशेंट को धीरे धीरे। फिर छाती में दुखने लगता है, उराशूल होता है बहुत ज्यादा, बीपी ज्यादा हाई रेज्ड रहने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद में गुरुता आती है सिर पे। फिर बहुत ज्यादा स्थूलता बढ़ती है, मलावरोध होना, कॉन्स्टिपेशन होना, उसकी वजह से अर्धांगवात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो रहे लक्षण आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए ये पूर्व रूप के लक्षण है। फिर सार्वधायिक धातु क्षीणता, ये भी हो सकता है। नींद न आना, अनिद्रा। फिर बहुत ज्यादा घबराहट की वजह से अति स्वेद प्रवृत्ति होना, तो ये हो सकता है। और जब अर्धांगवात का झटका आता है तो एक साइड जो है, एक साइड वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। हाथ पैर के जो स्नायु है और मांस है, मांसपेशियां, उनका नियंत्रण दूर हो जाता है। हाथ पैरों का जो हलचल है, मूवमेंट है, वो नहीं कर पाता है। फिर अपना चेहरा है, जीभ है, बोलने का रुचि, ये सब पे परिणाम होता है। जीभ भी टेढ़ा हो जाता है, गाल भी अपना एक साइड का फेस पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं, रुचि भी नहीं आती, टेस्ट नहीं आता है, बोल नहीं पाते हैं या बोलना समझ नहीं पाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, अर्धित जैसे सिम्टम आते हैं। रोगी बहुत ज्यादा दीन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भिखारी की तरह, कुछ अजीब तरह का हो गया है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई है। तो शरीर परीक्षण क्या करना है हमें? पूरा पैरालिसिस को पूरी तरह से देखना है कि शरीर का आधा भाग हो गया है तो कौन सा साइड हुआ है, राइट साइड हुआ है कि लेफ्ट साइड हुआ है, उसका चेहरा कैसा है, जीभ कैसा है, हाथ पैर का रंग कैसा है, उसका काला हो गया है क्या, मलिन हो गया है क्या, वो अच्छे से एग्जामिन करना है हमें। और दूसरा उसको बोलना है कि पेट, मुंह फुला के दिखाओ, अपना मुंह को ऐसे हवा भर के फुला के दिखाओ, तो उसका स्नायु काम कर रहा है क्या, वो देखना है। हाथ पैर उठा के दिखाओ, हाथ पैर उठा पा रहे क्या, उंगलियों में मूवमेंट है क्या, कितना है पैरालिसिस का कितना अटैक हुआ है, वो हमें चेक करना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है कि मल मूत्र साफ हो रहा है क्या, इसलिए पेट के नीचे, नाभि के नीचे चेक करना पड़ता है कि मल भरा है क्या या पेट में हवा भरी है क्या, वो देखना जरूरी होता है। फिर चेहरे पे और पैर में स्वेलिंग है क्या, वो देखना पड़ता है। और अगर बहुत ज्यादा पैरों में स्वेलिंग है तो उसका हार्ट से रिलेशन है क्या, तो ईसीजी करा के देखना पड़ता है कि एक बार ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी था क्या, या क्यों, क्या हुआ, स्वेलिंग क्यों है, वो देखना पड़ता है। फिर उसका वेट देखना पड़ता है, उसका बीपी देखना पड़ता है, ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी और HbA1c वो देखना पड़ता है। और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, लिपिड प्रोफाइल पूरा देखना पड़ता है कि अटेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन ऐसा हुआ है क्या। और देखना है तो हम MRI CT स्कैन ब्रेन का करके और देखते हैं कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ जख्म हुआ है, या एट्रोफिक चेंजेस हुआ है, या इस्चेमिक चेंजेस हुआ है, या फिर उसके ब्रेन में हिमरेजिक शॉक हुआ है क्या, कहाँ ब्लड क्लॉट है, वो सब हमें पूरा अच्छे से देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हमें पहले तो पेशेंट को स्थूल है कि कृश है, मोटा है कि पतला है, वो देखना है। उसका कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, वो देखना है। चिंता ज्यादा करता है कि नहीं करता है, वो देखना है। डायबिटीज का इतिहास है क्या, वो देखना है। और बीपी हाई हुआ है क्या, या फिर बीपी लो हुआ है क्या, वो देखना पड़ता है। नया एक्यूट उसका अटैक आया है
कि उसको फिर से आया है, मतलब फिर से रिकर हुआ है, पहले आया था फिर रिकरेंस हुआ है क्या, वो देखना पड़ता है। और जब आघात हुआ है तो कौन कौन से अवयव पे हुआ है उसका अटैक, जैसे फेस पे हुआ है क्या, हाथ पैर में हुआ है क्या, वोकल कॉर्ड पे हुआ है क्या, और कहाँ कहाँ हुआ है वो देखना पड़ता है। वो ब्रीदिंग कैसा ले रहा है, सांस ठीक से ले पा रहा है कि नहीं, वह हमें देखना पड़ता है। अब इसमें चिकित्सा क्या करना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चरक संहिता में सबसे महान जो चरकाचार्य हैं हमारे काय चिकित्सक, वो बोलते हैं कि पक्षाघात हेतु सस्नेहम सॉरी पक्षाघात हेतु सस्नेह विरेचनम, ऐसा बोला है। सस्नेह विरेचन होना बहुत जरूरी होता है। तो आप सस्नेह विरेचन में घृतपान कराइए 12 दिन, थोड़ा थोड़ा घी पिलाइए दीपन पाचन करके साथ में, और विरेचन दे दीजिए। विरेचन में आप त्रिवित लेहम दीजिए, और बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है तो इच्छा विधि, अश्वकंचुकी, नाराज रस दे दीजिए, या फिर अविपत्ति का चूर्ण लीजिए। मृदु कोष्ठी है तो एरंड तेल, मनुक्का, किशमिश, ये सब दे दीजिए, या त्रिफला चूर्ण, निशोत्तर चूर्ण, दंती चूर्ण, ऐसे बहुत सारे हमारे द्रव्य हैं, मणिभद्र अवलेहम, ये सब विरेचन करने वाले द्रव्य देना है। साथ में मानसिक चिंता है, मन का क्षोभ है, मेंटल कोई शॉक बैठा है तो, और उसके वजह से आघात हुआ है, तो वो आघात ना हो, इसलिए माइंड को हमें पूरी तरह से कवर करना है, सुरक्षित करना है। तो उसके लिए हमें महाकल्याण घृत या फिर महापैशाचिक घृत या महापंचगव्य घृत देना है, और सारस्वतारिष्ट भी देना है उसको। सारस्वतारिष्ट से उसकी मेधा शक्ति बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तो उसको निकालने और ब्रेन को हमें सुरक्षित करना है। उसी तरह से ब्राह्मी वट्टी देना है, फिर स्मृति सागर रस देना है। हमें सेलेक्ट करना है कि उसको कौन सा अच्छा है उसके लिए। ताप्यादि लौह देना है जो रक्त संचरण को अच्छा करे, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, रक्त का प्रसादन करके रक्त वाहिनियों को बल देके ताकत देना है, इसलिए ताप्यादि लौह देना है वहां पे। उसी तरह से रस पाचक, रक्त पाचक, वहां स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, रसवस स्त्रोतस, रक्तवस स्त्रोतस, जो मस्तिष्क में जा रहे हैं वहां पर अवरोधात्मक आम की वजह से हो रहा है, तो वहां पे रस पाचक, रक्त पाचक, उसी तरह से ताप्यादि लौह, नवायस लौह, ऐसे द्रव्य देके रक्त व स्त्रोतस को अच्छा करना है। दूसरा वहां क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो क्लॉट फॉर्मेशन है, उसको क्लॉट को डिसॉल्व करके निकालना है, तो इसीलिए विरेचन बोला है। तो सस्नेह विरेचन हम देते हैं, धीरे धीरे वो सारा क्लॉट निकलते जाता है। इसी तरह से उसको नींद नहीं आ रही है तो निद्रा करवटी है, या हम नस्य देते हैं, शीरबला तेल का नस्य, अहिफेनासव देते हैं, या फिर जटामांसी का फांड देते हैं, और जटामांसी साथ में है कि नहीं वो देखना है पेशेंट को। सर्पगंधा घनवटी देते हैं, सर्पगंधा उसको साथ में है कि नहीं है, सर्पगंधा से तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही ना, वो देखते हैं, ये देते हैं। और बीपी अगर हाई है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो ये आता है बीपी ग्रिट आता है, या फिर जो बाबा रामदेव की मुक्तावटी है वो दे दें, या जो एलोपैथी की दवाइयां चल रही हैं बीपी की, बीटा ब्लॉकर चल रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, वो हमें उसको कंटिन्यू देना है, जिससे भी उसका बीपी कंट्रोल रहे, मेंटेन रहे। फिर उसका कॉन्स्टिपेशन का अगर इतिहास है, उदरगत बात है, तो हमें विरेचन तो देना है, लेकिन दशमूलारिश देना है पानी के साथ मिक्स करके। रात को गंधर्व की दे सकते हैं, या खाने में एरंड तेल को मिक्स करके और उसका चपाती बना के दे सकते हैं, और एरंड तेल में थोड़ा सा शुंठी डाल के दिया तो वह पेट दर्द नहीं करेगा और वो बहुत अच्छे से विरेचन करेगा। अगर उसको डायबिटीज का हिस्ट्री है तो आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, मधुमेहारी वटी, या अपने बाबा रामदेव का बहुत ज्यादा आ रहा है ये मधुमेह वटी आ रहा है, मधुग्रेट आ रहा है, वो दे सकते हैं। या जो भी हम दवाइयां दे रहे हैं जिससे, या फिर मैं जो एक चूर्ण वाला फॉर्मूला बताता हूँ गुड़मार वगैरह का, वो दे सकते हैं। उसका शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, अगर हमारी दवाइयों से हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का ट्रीटमेंट है वो सब देना है, नहीं तो इंसुलिन देना है अगर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो, क्योंकि हमें पेशेंट की जान बचानी है। उसी तरह से रसायन चूर्ण दे सकते हैं, मधुमेह का काढ़ा दे सकते हैं, तो ये देना बहुत जरूरी होता है। जहां एलोपैथी के दवाइयों से पेशेंट बैलेंस हो रहा है, मेंटेन्ड हो रहा है, वहां पे वो देना जरूरी होता है। उसी तरह से अगर मधुमेही है, शरीर स्थूल है, बीपी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल जैसे मूत्रल द्रव्य दे सकते हैं, त्रिफला गुगुल पेट अच्छे से साफ करेगा, स्वर्ण माक्षिक वटी, तो यह क्या करेगा, माक्षिकादि वटी, स्वर्ण माक्षिकादि वटी जो है वो रक्त संचरण को अच्छा, रक्त का प्रसादन अच्छा करेगा। इस तरह से श्रृंग भस्म, ये हृदय को ताकत देता है और रक्तवत स्रोतस में भी अच्छा काम करता है, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। इस तरह से रसायन चूर्ण दे सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा भी मेहनत करने के बाद उसका सांस फूलने लगता है, थकावट आती है, हृदय दौर्बल्य, छाती में
उसके लेफ्ट साइड में दुखने लगता है, हृदरोग के लक्षण आ रहे हैं, पाल्पिटेशन हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, उसको हार्ट के एरिया में पेन हो रहा है, जकड़ाहट हो रही है, तो हम लोग राज कषाय काढ़ा देते हैं, या फिर हम लोग हृदय वल्लभ रस, अर्जुन शीरपाक, अर्जुनारिष्ट, इसमें से सेलेक्ट करना है, नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी, फिर उसके बाद में हृदयार्णव रस, ये देते हैं, या फिर हम लोग हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, महालक्ष्मी विलास रस, बृहत्व चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, जो हृदय को बल दे, ऐसे श्रृंग भस्म, ये सब हम देते हैं, और आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, ये सब देते हैं। तो हृदय को बल देना है हमें। दूसरा, यूरिन अच्छे से साफ होना चाहिए, अगर यूरिन अच्छे से साफ होगा तो उसको नींद अच्छी आएगी, तो इसलिए हम रसायन चूर्ण और निद्राकर वटी देते हैं। और यूरिन अच्छे से होने के लिए चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, गोखरू काढ़ा, पुनर्नवासव, पुनर्नवारिश, वरुणादि क्वाथ, ये सब देते हैं, तो अच्छे से यूरिन होने लगता है। इसी तरह से अगर क्रॉनिक उसको हाइपर एसिडिटी है, पेट दर्द हो रहा है, अल्सरेशन है, और उसका बीपी हाई हो रहा है पित्त के वजह से, तो हमें पित्त को सोच के अम्ल पित्तांतक वटी हो गया, फिर उसके बाद स्वर्ण सुचेकर हो गया, फिर सादा सुचेकर, लघु सुचेकर, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, ये देते हैं, प्रवाल पंचामृत, तो ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेशेंट हमारा पैरालिसिस का है और उसको दुर्बलता है, शरीर बहुत ज्यादा क्रुश है, नींद नहीं आती है, धातुषय है, और ऐसा पेशेंट हमारे पास जो कमजोर है बहुत ज्यादा, और उसको ये पैरालिसिस का अटैक है, तो हम उसको बृहण करेंगे, तो हम अश्वगंधा रिश देंगे, चंद्रप्रभा श्रृंग भस्म, अश्वगंधा अवलेह देंगे, मतलब बल बढ़ाना है। उसको डायरेक्ट विरेचन पे रख दिया तो उसको और वीकनेस आएगा, हम उसको मृदु विरेचन देंगे, मनुका और किशमिश को भिगो के रखें, वो खाने के लिए दें, अश्वगंधा का चूर्ण देंगे दूध के साथ, और उसको हम बल बढ़ाने के लिए स्वर्णमालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज और विदार्याद्य हम, कुष्मांड रसायनम, अश्वगंधा पाक, ऐसे द्रव्य देंगे तो उसका थोड़ा बल बढ़ेगा। बृहणीय गण के सारे द्रव्य देंगे। 12 दिन के बाद विरेचन होने से उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा आने लगता है, क्लॉट डिजोल्व होकर निकलने लगता है। फिर उसके बाद हम बस्ती प्लान करते हैं, तो बस्ती देने के लिए हम निरू बस्ती से दे, या तो हम अनुवासन दे, मात्रा बस्ती दे 5-6 दिन, और फिर हम लोग निरू और अनुवासन ऐसे कर सकते हैं, वेबसाइट अल्टरनेट डेज दे सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और दूसरा क्या है कि मल मूत्र का अवरोध ना हो, तो उसका रोज का रोज पेट साफ होते रहना चाहिए। और हृदय कमजोर है क्या, तो हृदय को बल देना बहुत जरूरी होता है। और रोगी ठीक हो रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना और मेंटली उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से पूरे शरीर में हम लोग महानारायण तेल का अभ्यंग दे सकते हैं, या शतावरी सिद्ध तेल का अभ्यंग दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग तिल तेल का बस्ती दे सकते हैं, या करंज तेल का बस्ती दे सकते हैं। अगर उसको हमें और अच्छे से क्लीन करना है तो निरू बस्ती के लिए त्रिफला, आरगवत की मज्जा, दशमूल और एरणमूल का काढ़े बना के और निरू बस्ती देना है। शशि मैम, आपने कल कितना मात्रा में दिया था निरू बस्ती? डॉक्टर शशि तिवारी मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम नहीं सुन पा रही हैं। अनम्यूट कर पा रही हैं क्या शशि मैम? नहीं, अब ये बताएंगी थोड़ी देर बाद। उसी तरह से शरीर में स्निग्धपना कम है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गया है, और वात की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमें नस से करना बहुत जरूरी है। आंखों में नेत्र तर्पण करना बहुत जरूरी है। कान में हमें कर्ण पूरण करना है, तो शतावरी सिद्ध तेल हो गया, बिल्व तेल हो गया, शीरबला तेल हो गया, फिर पंचेंद्र वर्धन तेल हो गया, उसका कर्ण पूरण करना है। और ये नहीं तो नाक में हम लोग घी का नस्य दें, या महाकल्याण घृत का नस्य दें, या महापैशाच घृत या महापंचगव्य घृत का नस्य दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। और संज्ञा लाना है अपने पूरे मांसपेशियों में, तो हम वचा तेल, ज्योतिषमती तेल का नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हाथ पैर के जो तलवे हैं उसमें शतधौत घृत का अच्छे से मसाज करना है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो एरंड तेल को हम जो रोटी बनाते हैं उसके आटा के साथ मिक्स करके और फिर वो रोटी बना के दें, तो अच्छे से पेट साफ होने लगता है। और इससे ये भी रहता है कि फिर से अटैक नहीं आता पेशेंट को। अगर उसको 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल अगर दिया, रोज थोड़ा सा एरंड तेल आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल के दें, तो रोज का रोज पेट साफ होगा, कभी भी उसको पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा। उसी तरह से अभ्यंग कराने के बाद स्वेदन देना चाहिए, पिंड स्वेद, शालीशैक्षिक पिंड स्वेद से मसल्स को बहुत ताकत आती है। आप लोग करते भी होंगे पैरालिसिस के पेशेंट को। उपनाह स्वेद,
फिर ये परिषेक, जो तेल का परिषेक करते हैं वो करना है। जो हम लोग धारा ये देते हैं परिषेक, वो करना है पूरी तरह से। फिर उसके बाद में जो हम बॉक्स में स्वेदन देते हैं वो देना है। अवगाहन देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जिन लोगों को अभ्यंग से तकलीफ बढ़ रही है, वो पैरालिसिस का अटैक बढ़ रहा है, मतलब वो मसल्स और स्टिफ हो रहे हैं, तो उनको जो ये जो ग्रीन टी होता है ना, वो वाला घास वाला जो ग्रीन टी होता है वो दें। और जो ये रहता है महानारायण तेल डाल के और वो दें। तो मतलब चाय का जो क्वाथ है वो लेना है और महानारायण तेल मिक्स करके, और वो मसाज के लिए प्रयोग करना है। तो वह बहुत अच्छा रहता है। दूसरे तेल के बजाय ये तेल का प्रयोग करें, महानारायण तेल और गाय जो ग्रीन टी होता है उसका काढ़ा, उससे मसाज करें। और बहुत ज्यादा कफ प्रकृति और ठंडी में है, ठंडी के सीजन में है, तो सरसों का तेल से अभ्यंग करें। अगर मेंटल कोई स्ट्रेस की वजह से, शॉक की वजह से अगर हो गया है, तो शिरोबस्ती, शिरोधारा, ये करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से अगर हमारा पेशेंट दवाई का भी अगर परमिशन दे रहा है और हमें करना है दवाई, तो हम लोग एकांग वीर रस वो दे सकते हैं, बृहत्वाद चिंतामणि रस, लक्ष्मी विलास रस अभ्यंतरता देना है, महावाद विध्वंसक रस, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, माशादि क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट को हमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग करना है। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ओवरवेट है, बहुत ज्यादा फैट्स बढ़ा हुआ है, तो वजन कम करने वाली चीजें जो है, जैसे कि मिक्सचर की चीजें, मिठाइयाँ कम देना है, नॉनवेज कम देना है, और नमक का सेवन कम करें, चावल का सेवन कम करें। उसी तरह से मिक्सचर और तेल वाले चीजें बंद करें। मीठी चीजें जो है, खीर और सेवइयाँ और हलवा, ये सब कम देना है, वेट कम करना है हमें उसका। और जब वो थोड़ा चलने फिरने लगे तो उसको वॉकिंग कराना है, हमें वॉकर लेके चलाना है उसको। अगर मानसिक कारणों से हुआ है तो उसको मन का क्षोभ ना हो, इसलिए ज्यादा खट्टा चीज नहीं देना है, तीखा चीज नहीं देना है, उसी तरह से नमकीन चीजें नहीं देना है। और ये नींद हो गया, खाना हो गया, और विश्रांति, रेस्ट, ये टाइम पे होना चाहिए। और जितना जरूरत है नींद उतना होना चाहिए, जितना खाना जरूरत है पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उतना देना जरूरी है। दूसरा क्या है कि धातुशय, मन दुर्बल होना, पांडुता, ऐसे जब लक्षण रहते हैं कि धातुशय बहुत ज्यादा हो रहा है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, और मन भी बहुत ज्यादा अवर्सत्व है, बहुत ज्यादा मन कमजोर है, कोई बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, और खून की भी कमी है, तो इसमें हमें भरपूर खाने पीने को देना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह देना है, उड़ीद के पदार्थ देना है, येलो पंपकिन कोहड़ा होता है वह देना है, घी देना है खाने में, उसका दीपन पाचन करके। बृहण करना और वजन बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति है। अगर शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हुआ है तो उसको कपिकच्छु, फिर उसके बाद में अश्वगंधा, फिर उसके बाद में गोक्षुर, फिर जो भी वृक्ष द्रव्य है सारा, वह सब, विदारी हो गया, ये मुसली हो गया, ये देखिए उसका शुक्र बढ़ाना है, शुंठी हो गया, ये वृक्ष है, वो सब देना है हमें। और अगर स्वर्णकल्प अगर ले सकते हैं तो मनमथ रस, कामनी विद्रावण रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, शुक्र मातृकावटी, शुक्र वल्लभ रस, पुष्प धनवा रस, ये सब देखिए उसका शुक्र धातु को अच्छा करना है। त्रिवंग भस्म, वंग भस्म देना है। उसी तरह से सात्विक आहार होना बहुत जरूरी है। गेहूं की रोटी हो घी लगा के, मूंग दाल का यूश हो, या मूंग दाल दें, लौकी की सब्जी हो, तोरी का सब्जी हो, परवल का सब्जी हो, करेला हो, शिगरू हो, सूरन हो, आंवला, फिर गाय का दूध हो, फिर तक्र हो, मीठा तक्र, लहसुन, अदरक, धनिया हो, और बिना कोई भी स्मेल वाला एरंड तेल, अच्छा वाला एरंड तेल पीने के लिए रोज दें, या फिर खाने में डाल के दें। अगर ये सब नहीं देते हैं और पैरालिसिस हो गया है, तो उससे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो अर्धित्वात बढ़ते जाता है, फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी और बढ़ता है, हार्ट की बीमारियां और बढ़ती हैं अगर हमने इग्नोर किया तो, मधुमेह और बढ़ सकता है, स्थूलता बढ़ सकती है, बीपी और ज्यादा बढ़ सकता है, बीपी लो हो सकता है, नींद ना आना, और धातुशय और ज्यादा बढ़ के मृत्यु तक, असाध्यावस्था तक आ सकती है। दूसरा क्या है कि पेशेंट को ना अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर तो पेट अगर साफ हो रहा है तो वो पैरालिसिस का अटैक नहीं आता है, यूरिन अच्छे से साफ हो रहा है तो पैरालिसिस का अटैक नहीं आता है, नींद अच्छी मिल रही है तो वो बहुत अच्छा रहता है, उससे अटैक नहीं आता है। उसी तरह से जो नॉर्मल हेल्दी लोग रहते हैं उनको तो पैरालिटिक अटैक कभी पूरी लाइफ में कभी नहीं आता। और जिनको मधुमेही लोग हैं, मतलब डायबिटिक पेशेंट हैं,
जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको बीपी का तकलीफ है, उनको तो ज्यादातर आता ही आता है पैरालिटिक अटैक। और 40 साल के बाद, 40 के पहले कम आता है, 40 के बाद आने का ज्यादा संभावना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हिसाब से खाना चाहिए, हिसाब से पीना चाहिए, जितना बोलने की जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। तो ये अर्धांगवत नहीं होता है। और कितना हमें चढ़ना है, कुछ लोग रहते हैं कि हम एक ही दिन पहाड़ चढ़ जाएंगे, सीढ़ियों से हम चढ़ जाएंगे, उतना नहीं चढ़ना है, हमें धीरे धीरे चढ़ना है, प्रैक्टिस करके। शवासन करना जरूरी है, चिंता को पूरी तरह से फेंक के निकाल देना है। और जो भी छोटे छोटे प्रश्न है अपने जिंदगी में कि हम ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करना है। और रात को खुले में सो के, मतलब खुले में बैठ के या सो के ऊपर के तारों को देखना है, चंद्रमा को देखना है। तो इससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है। या समुद्र के लहरों को देखना है, उससे मन को शांति मिलती है। तो जितना भी छोटे छोटे है ना, वो लगेगा कि ये तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मन को शांत रखना है, अकेले में जाके मंदिर में ध्यान धारणा करना है, और जो अच्छे मित्र है उनके साथ गप्पे मारना है। तो ऐसा जब करते हैं ना, तो ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। अभी आप लोग को क्या कहना है, आप लोग बताइए, आप लोग पैरालिसिस को किस तरह से ट्रीट करते हैं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कृपया आप बताइए सर। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलिए सर। सर मेरी आवाज आ रही है? वैद्य शशि मैम कुछ बोलेंगी? आप लोग कैसे पैरालिसिस ठीक करते हैं? आदित्य सर नाम आप। सर मेरे पास सर बहुत पहले मतलब आए थे पैरालिसिस का पेशेंट, तो उस टाइम तो मैं प्योर आयुर्वेद नहीं करती थी और नहीं मुझे उतना कॉन्फिडेंस था, तो फिर उनको तो मैंने रेफर कर दिया था। तो अभी ऐसे तो नहीं केस ट्रीट किया। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पूछूं? दूसरा सब्जेक्ट है। हाँ हाँ। ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं कुछ लोग के बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर क्या क्या विचार करना चाहिए? जैसे एक तो लीवर की दृष्टि होती है, मतलब ग्रहणी दृष्टि, उनका पाचन नहीं ठीक होता है, और हेतु में उनका रात्रि जागरण मिलता है, और उल्टा पुल्टा खाना, जंक फूड वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं। या कह सकते हैं कि जो चीजें पसंद की वो ज्यादा खाना, जो नहीं पसंद हो बिल्कुल ही नहीं खाना। तो ये तो सर सारे हेतु हैं मतलब। तो ऐसे केसेस में को फिर क्या इसमें मतलब कि ग्रहणी दृष्टि को ट्रीट करने के अलावा, मतलब इंटरनल मेडिसिन के अलावा क्या एक्सटर्नल में कुछ एप्लीकेशंस एक्सटर्नल के लिए भी? मुल्तानी मिट्टी है, चंदन है, हल्दी है, वर्णगन के जो दवाइयां है ना, हम्म सारीवानंता मंजिष्ठा, हम्म विदारी, यष्टि मधु, वो सबको हम्म मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करके और लगा दीजिए, और वो रोज लगाने अच्छा। से ठीक हो जाए। क्या कुमकुमादी तेल है, फेयर एंड हम्म लवली में भी डाले कुमकुमादी तेल या कुमकुमादी हम्म घृत है, वो पूरी तरह से डार्क सर्कल को निकाल देते हैं। और रक्त व स्त्रोतस अच्छा होना हम्म चाहिए, इसलिए रक्त प्रसादन करने वाले दवाई, रक्त बढ़ना चाहिए, तो वो हम्म। अच्छा रहता है। क्योंकि लोग प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहाँ हाँ पे। प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, जैसे आजकल बच्चों के अंदर बड़ी होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक गंदी आदत होती है, दिन में पढ़ेंगे नहीं जी, हम रात में पढ़ेंगे। और रात में जो लोग भी ज्यादा, मैंने देखा लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, खास करके बच्चे आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसकी वजह से और तकलीफ होती है सर। तो ये चीजें हैं। तो जी वही मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्या इसमें रसपाचक वगैरह भी चलाना चाहिए? हाँ, जरूर चलाना चाहिए, हमें रक्तवस्त्रोतस रसवस्त्रोतस को शुद्ध करना है। अच्छा, क्योंकि पहले मैंने आरोग्यवर्धनी, महामंजिष्ठा थी, ये सब सारी चीजें चलाई हुई थी। अब मैं देखती हूँ उसका क्या रिजल्ट है, फिर मैंने कहा एक बार आप सर से पूछती हूँ सर, फिर उस हिसाब से प्लान करती हूँ। हेतु जी तो सर सारे ही हैं, मतलब ग्रहणी दृष्टि के जितने हेतु हो सकते हैं। जी जंक फूड भी है, रात्रि जागरण भी है, और दीवासैन भी है, स्ट्रेस की भी हिस्ट्री है, सारी चीजें हैं सर। जी। जी सर, मैं करके फिर बताती हूँ सर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं पैरालिसिस के, बताइए। आरती मैम, आदित्य सर कुछ बोलिए, वीना मैम कुछ बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। जी मैम। मेरे पास एक 3 साल से हेमिप्लेजिया का पेशेंट है। डायबिटिक की हिस्ट्री है उनको, कार्डियोमेगाली है सर। तो मैंने बाकी सब दवा देके, अभ्यंतर दवा देके उनको 4 महीने मात्रा बस्ती दिया, जी और उसके बाद में तिक्त क्षीर बस्ती 1 साल से दे रही हूँ सर। जी घर में ही देते हैं और अच्छा रिजल्ट है। साइज भी, अभी कार्डियोमेगाली श्वास रहता था उनको, चलने फिरने में नहीं आता था चलने फिरने। तो अभी बिल्कुल अच्छे, फोटोग्राफी करते हैं,
बिल्कुल अच्छे हैं सर। और डायबिटिक के लिए मैंने बीच में बढ़ गया था डायबिटीज, और एलोपैथी की उनकी मेडिसिन चल रही थी। तो मैंने वसंत कुसुमाकर टेपरिंग डोज में दे दिया, 25 मिलीग्राम से शुरू करके 10 दिन ऊपर तक, और फिर 10 दिन के बाद कम 25 से कम करके आई। और अभी 2 टैबलेट्स चल रही थी डायबिटिक की, तो वो अभी बंद हो गई, टोटली बंद हो गई सर। और मात्रा बस्ती कभी बीच में देते हैं, मगर तिक्तक क्षीर बस्ती अल्टरनेट डे शुरू है अभी। पेशेंट बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और इंटरनल दवाई में क्या क्या दिया एक बार बताइए। इंटरनल समीर पन्नक रस दिया, और अभ्रक भस्म दिया, और एकांगवी रस दे दिया सर। पुनर्नवा मंडूर, थोड़ा शोथ था पाँव को, तो पुनर्नवा मंडूर दे दिया था। और सिमको का योगराज फोर्ट है, वो मैं यूज करती हूँ, योगराज फोर्ट। जी। स्पीच भी सर उनका बिल्कुल नहीं आता, फेशियल पाल्सी थी, क्या बोलते हैं शब्द ही नहीं उनको समझ में आते थे। तो वो भी अभी शब्द अच्छे हैं उनके, वो बिल्कुल एलोपैथी की दवा ही नहीं लेते। जी, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? गंगवार सर, प्रशांत भट्ट जी। हेलो हाँ जी, बोलिए मैम। जी, प्रणाम सर। सर मुझे ये मैम से ही पूछना है, जो मात्रावस्ती उन्होंने किया तो कौन से ऑयल से किया, और तिक्त शीरवस्ती में कौन सा स्नेह यूज किया? पंचतिक्त घृत तिक्त क्षीर बस्ती में मैं यूज करती हूँ, तिक्त क्षीर बस्ती, और पंचतिक्त मैम घृत। इसको आप अल्टरनेट देते थे या रेगुलर 4 मंथ्स आपने बताया? अल्टरनेट दे दिया है मैडम। अच्छा, एक दिन वो और एक दिन मात्रावस्ती। नहीं, पहले 4 महीने मात्रा बस्ती सलग दे दिया, कंटिन्यू 4 महीने हमने मात्रा बस्ती 60 ml का दे दिया। मैम किस ऑयल से दिया? 1 मिनट में बोलती हूँ। चंदन बला लाक्षादी तेल का दे दिया। हेलो। हाँ जी मैम। और तिक्त क्षीर बस्ती में पटोल, अमृता में यष्टि मधु, पटोल, अमृता, ऐसे 4 ही द्रव्य मैं यूज करती हूँ। जी, ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? गंगवार सर, माधुरी मैम, रमनजीत कौर मैम, कुछ बोलिए आप लोग। आरती मैम, अनम्यूट करके देखिए, हो रहा है क्या? हाँ जी सर, अभी हो गया सर। इसमें सर आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी, तो बस एक शेयर करना चाहूंगी सर। एक केस था, तो सर उनको जैसे ही पैरालिसिस हुआ था, तो सर वो साथ ही आए थे। तो सर उनको मैंने एरंड तेल का जो स्नेह जैसे आपने बताया सर, इतना उस समय पता नहीं था, तो सर उनको मृदु विरेचन सर नित्य दिया मैंने सर उनको। और साथ में सर ये बृहत्वा चिंतामणि रस और ये सहस्त्रपुटी अभ्रक का योग, सर ये उनको कंटिन्यू दिया। और एरंड तेल उनको बोला 3-4 महीने तक ये बंद नहीं करना सर, उसको दूध के साथ लेने को बोला था सर। 15-20 दिन में ही सर उनको, मतलब जब अटैक हुआ था तो साथ ही सर वो आए थे, तो 15-20 दिन में ही सर उनको काफी हद तक वो नॉर्मल हो गया था। उस समय सर वस्ती ये सब कुछ नहीं किया था, बस ये वो एक प्रिंसिपल याद था कि विरेचन देना है सर, इसलिए उनको लगातार बस मृदु विरेचन में देती रही। और सर 3 से 6 महीने सर उनका इलाज चला था, और उनको शीरपाक दिया था सर। पेशेंट काफी पुअर था सर, इसलिए उनको सिंपल उनको अश्वगंधा और ये विदारी गंध, अश्वगंधा, यष्टि मधु और गोखरू सर, इनका शीरपाक दिया था। ठीक है, बाकी लोग कुछ बताना चाहते हैं, बताइए, अनम्यूट करके। अनम्यूट कर पाएंगे अभी आप लोग? आदित्य सर, गंगवार सर, अनम्यूट हो रहा है क्या, देखिए। डॉक्टर अजय कात्यायन जी, हाँ गंगवार सर कुछ बोलिए सर, आपने ठीक किया होगा पेशेंट। हाँ प्रणाम सर, बताइए।
हाँ सर, डिजिटल पैरालिसिस का पेशेंट था, ऐसी 20-22 साल की लड़की थी सर। तो मैं तो सर उसे ब्रेचन तो दिया नहीं मैंने कोई खास, क्योंकि मोशन सही आ रहा था, लेकिन मैंने नक्स दिया सर। जी सर। नक्स दिया और ये ब्रह्मा चिंतामणि रस और रसराज रस इस तरह से दिया, और क्या कहते हैं ये ये वाला तेल की इसकी फेशियल मसाज कराई। तो मैं 15-20 दिन में उसका वीडियो यूट्यूब पर मैंने वीडियो आया, उसका कमेंट भी लिया था। 15-20 दिन में लड़की बिल्कुल सही हुई जाती है। जी ऐसे एक पेशेंट और आया था सर, करीब 70 ईयर ओल्ड एज की उनकी सर, और पूरा राइट हाफ जो है पैरालिसिस हो गया था। तो MRI कराया था, इसमें इंफार्क्ट था। तो उनका करीब मैं समझता हूँ 8-9 महीने ट्रीटमेंट चला और काफी रिकवर कर गए वो। और मुझे पहले की ऑलरेडी ट्रेनिंग थोड़ी थी, उनकी कर्वेचर था, तो वो तो वैसे ही वैसे ही थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई उनके अंदर, तो मैंने करने को कहा, उन्होंने किया नहीं। लेकिन दोनों पेशेंट मेरे सही हो गए सर। जी जी। ठीक है। और डॉक्टर पूजा मैम, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपने किया है पैरालिसिस के पेशेंट ठीक, तो कृपया बताइए, कुछ एक्सपीरियंस है तो। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर राम जी, हाँ बोलिए सर। सर हाँ सर बताइए। सर हाँ, पक्षाघात में एक सिम्टम होता है सर, जीवा जड़ता, वो बोलने में प्रॉब्लम होती है उनको, मतलब स्पीच सही नहीं होता, अपना नाम मतलब उच्चारण से ढंग से नहीं कर सकते, फेशियल पास हो रहा है। तो उसमें एक जीवा प्रतिसरण के लिए यूज करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज उस्मानाबाद में। आकारा वचा तीसरी यष्टि मरु, इसका चूर्ण का जीवा प्रतिसरण करते हैं, तो इससे धीरे धीरे स्पीच में सुधार आता है। और जीवा मूल से कम करते हैं जीवा मूल। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? सर एक सर चीज इसमें पूछनी थी सर, जैसे विरेचन देने का है सर, तो इसमें सर जैसे घृतपान करके विरेचन देना ठीक रहता है, या मतलब मृदु, जैसे मतलब थोड़ा 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 थोड़ा? कैसे भी आप दीजिए, दस ने विरेचन बोला है तो आप पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से युक्तिपूर्वक कैसे दे सकते हैं। जब सर पहली बार नॉर्मली पेशेंट आते हैं सर, तो बड़ी ऐसी स्थिति में ही आता है सर, बिल्कुल जो मूवमेंट है ही नहीं, तो सर उस सिचुएशन में एरंड तेल दे सकते हैं हम लोग, या एरंड तेल का कैप्सूल आता है वो दे सकते हैं। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं वो तो समझ के आते हैं कि जो ये डॉक्टर बोलेंगे वो करना पड़ेगा, वो फॉलो कर घृतपान करके मैं उनको अपना विरेचन वटी देता हूँ। तो सर इसमें जैसे अगर घृतपान कराना हो तो अच्छे रहेगा, या जैसे अच्छे भोजन में? स्नेहपान को अपने प्रविचारणा के साथ, जैसे हलवा में, उपमा में, दाल ठीक में, ठीक सब्जी में। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, जो पेशेंट ऐसा होते हैं 5-6 साल पुराने पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, एलोपैथ में रिकवर नहीं होते, वो पेशेंट है, उनमें क्या करना चाहिए सर? वो भी ठीक हो जाते हैं सर, उसमें टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। उसमें तो हमें सर ये ब्रीहन करना है, स्नेहन करना है, ब्रीहन जी करना है, सर। स्नेहन करना है। उनको मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीना करके हो जाते हैं। बस्ती देना है, स्नेहन करते जाएंगे, स्त्रोतस खुलते जाएंगे, फिर हो जाता है। तो मुझे ट्रीटमेंट इंटरनल मेडिसिन तो ये फॉलो करता हूँ, तो जो हाँ रसराज पैरासाइट। रस बहुत अच्छा काम करता है सर, क्रॉनिक स्टेज में रसराज रस। जी सर। हाँ मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ पूछिए। क्या मात्रा बस्ती ऐसा 3 महीने 4 महीने दे सकते हैं, करेक्ट है हाँ वो? हाँ, आप कितना भी दिन दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक दे सकते हैं। ज्यादा स्नेहन तो नहीं होता ना उसका? नहीं हो मत तो, जितना हो रहा है हो रहा है। अच्छा। हम 1-1 साल तक देते हैं, 3-3 साल तक देते हैं मात्रा बस्ती। धीरे धीरे वो काम होता है, भले वो थोड़ा थोड़ा हो लेकिन हो तो रहा है, कुछ तो होते जाता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ मुझे नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करना है, तो वो आएगा ना अक्टूबर का, एक वो गूगल फॉर्म आएगा। तो अभी अच्छा। वो सर बनाते हैं, डॉक्टर नवीन जोशी सर बनाते हैं गूगल फॉर्म। तो हाँ, मंथ एंड के 1-2 दिन पहले आ जाता है, तो वो भर के आप ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं। हाँ। मैं 4-5 दिन मैं नहीं हूँ बीच में, तो तो मैंने भी आप आपको बोल दिया। तो देख ही सकते हैं ना आगे पीछे।
हो। जो उसमें रहेगा। हाँ हाँ ओके ओके। ठीक है, माधुरी मैम, पूजा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप ये टॉपिक पे? गुरप्रीत कौर मैम कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।